Hello and welcome everyone. In this video, we'll try to understand what is the meaning of capital gains, what are short-term and long-term capital gains, transactions which are not regarded as transfer, what is the mode of computation of capital gain, and what is cost of acquisition, cost of improvement, and cost inflation index. So, let's begin. सेक्शन 67 हमारा चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का. वो ये कहता है कि एनी प्रॉफिट्स और गेन्स राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट अदरवाइज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 82 टू 89, जो कि हमारे एग्जम्पशंस के सेक्शन होते हैं कैपिटल गेन के, उनके अलावा जो है shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be income of the tax year in which the transfer took place. यानी कि अगर कैपिटल एसेट की ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन चार्ज होगा. ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एसेट क्या होती है. कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, जो कि ये कहता है कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन. यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है या नहीं है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है. एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अंडर द सेबी एक्ट और इन्वेस्टमेंट फंड अंडर द सेबी एक्ट और आईएफएससी एक्ट. तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड्स की जो सिक्योरिटीज है वो भी कैपिटल एसेट के अंदर आती हैं. फिर ये कहता है कि एनी यूलिप टू विच एग्जाम्पशन अंडर शेड्यूल 2 डज नॉट अप्लाई. तो यूलिप्स हमारे जनरली यहाँ पर कवर्ड होते हैं, लेकिन ये कहता है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ये कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी. वो क्या है? एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. यानी कि बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कैपिटल एसेट नहीं है. पर्सनल इफेक्ट्स मतलब मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल और फर्नीचर हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द एसएससी और एनी फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑन हिम. यानी कि कोई भी पर्सनल उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये एक्सक्लूड करता है, पर्सनल इफेक्ट्स की डेफिनेशन को के अंदर एक्सक्लूड करता है. यानी कि ये चीजें पर्सनल इफेक्ट्स हैं लेकिन कैपिटल एसेट मानी जाएंगी. यानी कि ज्वेलरी विच इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल और अलॉय विद और विदाउट प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स. यानी कि हमारी ज्वेलरी जो है जिसके अंदर हमारे डायमंड्स वगैरह, ये प्रेशियस स्टोन्स वगैरह भी आते हैं, तो ये भी हमारी कैपिटल एसेट मानी जाएगी. ये चाहे पर्सनल है लेकिन ये हाई वैल्यू कैपिटल एसेट्स हैं, इसलिए इनको कैपिटल एसेट माना जाता है. प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये वही डायमंड्स की यहाँ पर स्टोन्स की बात कर रहा है. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट. तो यानी कि ये जितनी भी हाई वैल्यू हमारी पर्सनल इफेक्ट्स हैं उनको कैपिटल एसेट माना जाएगा. Agricultural land in India not being a land situated in any area comprised within the jurisdiction of a municipality or containment board which has a population of more than equal to 10,000. यानी कि ये कहता है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करता है, जो कि लास्ट सेंसस के हिसाब से देखी जाएगी, उस रेडियस के अंदर अगर कोई भी लैंड आती है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी. उस रेडियस से बाहर जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी. ये जैसे कि यहाँ पर ये टेबल बताता है कि अगर पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज्यादा है और अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा एरियली फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड. यानी कि एरियल डिस्टेंस मेजर किया जाएगा हमारी म्यूनिसिपैलिटी से. वो 2 किलोमीटर से अगर फार अवे है एग्रीकल्चरल लैंड तो वो मानी जाएगी. मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख पॉपुलेशन है तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस देखा जाएगा, और मोर देन 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस देखा जाएगा. तो एग्रीकल्चरल लैंड हमारी कैपिटल एसेट यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन हमारी ये कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए. Gold deposit bonds issued under the gold deposit scheme or deposit certificate issued under the gold monetization scheme by the central government. तो gold deposit bonds जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है ये हमारी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती. अब हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या चीज होती है. तो कैपिटल गेन्स की जो टैक्सेबिलिटी है वो इसी चीज पर डिपेंड करती है कि कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म. तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 101 बताता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर मोर देन 24 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर. यानी कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट 24 मंथ्स यानी कि 2 साल
तक होल्ड की गई है, तो वो जनरली 2 साल से कम होल्ड करी गई है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। लेकिन ये कहता है कि वेयर द कैपिटल एसेट इज अ सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, unit of equity oriented mutual fund, zero coupon bond, then the provisions of subclause A shall have the effect as if the words 24 months have been substituted with 12 months। यानी कि जो भी हमारी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं उन केसेस में 24 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखी जाती, वहां पर 12 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखी जाती है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब सिंपली डिफाइन करता है कि जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमारी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जो भी हमारी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके लिए 12 मंथ से अगर कम होल्ड किया है या 12 मंथ्स तक होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म है, और उससे ज्यादा अगर होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म है। और जो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, फिजिकल गोल्ड है, अनलिस्टेड डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उन सब के लिए 24 मंथ्स देखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 70 क्या कहता है कि जैसा हमने सेक्शन 67 में पढ़ा था कि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है तब वो कैपिटल गेन माना जाता है वहां पर। तो सेक्शन 70 यहाँ पर ये कहता है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कि ट्रांसफर नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर सेक्शन 70 के अंदर कई सारे सबसेक्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ रेलेवेंट सबसेक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, तो वहां पर जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर नहीं है, वहां पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल एसेट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ अंडर द विल, गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट। तो यानी कि विल यानी कि वसीयत में या फिर गिफ्ट में अगर हम कोई एसेट दे रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ, तो वहां पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। Redemption of sovereign gold bond issued by RBI under the sovereign gold bond scheme 2015। तो अगर हम SGBs जो RBI इशू करता है उसकी रिडम्पशन करते हैं तो वहां पर कैपिटल गेन यहाँ पर नहीं लगेगा। कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इनटू गोल्ड। तो गोल्ड का कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर तो वहां पर नहीं लगेगा। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिवेंचर, स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर डिवेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। तो बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स के अंदर, तो यहाँ पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन्स। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, आर्ट कलेक्शन, drawing, painting, photograph to the government, a university, the national museum, national art gallery or any other notified public institution or museum of national importance or renown। तो यानी कि ये वर्क ऑफ आर्ट अगर यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है गवर्नमेंट को या म्यूजियम को, तो यहाँ पर कैपिटल गेन मिलेगा। बाय अ फर्म टू अ कंपनी ऑन द सक्सेशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर फर्म जो है कंपनी के अंदर कंपनी को ट्रांसफर कर रही है सक्सेशन के अंदर, ये लेकिन यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस बिकम दोज ऑफ द कंपनी, ऑल पार्टनर्स बिकम शेयर होल्डर्स इन सेम प्रोपोर्शन as their capital account stood on the date of succession, and no consideration or benefit is received except the allotment of shares, and aggregate of shareholding of the partners is at least 50% of the total voting power and continues for 5 years। तो ये चारों कंडीशंस अगर हमारी मीट होती हैं तो यहाँ पर जो फर्म कंपनी को दे रही है कैपिटल एसेट्स वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी। बाय अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एन एलएलपी on transfer of shares by shareholder or on the conversion of company into LLP। तो कंपनी अगर एलएलपी में को दे रही है, एलएलपी कंपनी को दे रही है कन्वर्जन पर, इफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकम दोज ऑफ एलएलपी, all shareholders become partners in the same proportion as their shareholding, no consideration or benefit is received except share in profit and capital contribution, profit sharing ratio at least 50% होनी चाहिए for the 5 years, sale turnover gross receipts of any 3 preceding tax year does not exceed 60 lakhs, total assets in the books in any of the 3 preceding tax year does not exceed 5 crore, and no amount is paid out of accumulated profits for 3 years from the conversion। तो ये कंडीशंस है हमारी कुछ जो प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और एलएलपी के बीच में जो ट्रांसफर है वो नहीं माना जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू अ कंपनी ऑन द सक्सेशन ऑफ द बिजनेस, इफ business assets and liabilities become those of the company,
if the sole proprietor's shareholding is at least 50% of the total voting power and continues for 5 years, and no consideration may be received except for the allotment of shares. तो proprietorship कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये तीन कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. रिवर्स मॉर्टगेज ट्रांजैक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर हो रही है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा. यूनिट होल्डर और यूनिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इन कंसिडरेशन ऑफ यूनिट्स इन द कंसोलिडेटेड स्कीम. तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का, यूनिट्स का, तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. तो ये कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं मानी जाती हैं, तो कैपिटल गेन इन पर नहीं लगता. अब सेक्शन 72 हम पढ़ते हैं कि कैपिटल गेन्स को कंप्यूट कैसे किया जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा बेसिकली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जब लेस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस हमारा आता है वो कैपिटल गेन है. अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर फॉर immovable property if the stated consideration is less than circle rate fixed by the stamp valuation authority. Circle rate is substituted as the deemed FV, full value of consideration, provided that variance exceeds 10%. ये कह रहा है कि कोई भी कंसिडरेशन जो हमें मिलती है ट्रांसफरर को, वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी. लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है एक्सीड करती है हमारी सेल कंसिडरेशन से, लेकिन अप टू 110% ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, तो हम जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसको मान लेंगे. यानी कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें सिर्फ 10% तक का वेरिएशन यहाँ पर अलाउड है. ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड हैं एक्सक्लूसिवली टू द execute the transaction, like brokerage fees, commission payment, stamp duties and legal documentation fees. General overhead expenses are not deductible. Interest on loan processing fees etc is not allowed. यानी कि ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पर अलाउड होंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोसेसिंग फी वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं होती है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जो भी वैल्यू एसएससी पे करता है टू अक्वायर द ओनरशिप ऑफ द एसेट, यानी कि परचेज प्राइस और इनिशियल एक्सपेंसेस लाइक स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, ये सब हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पार्ट बनते हैं. अगर कोई भी एसेट हमारी 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर हुई थी, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है? अगर हम कैपिटल एसेट के अंदर कोई भी एडिशन या ऑल्ट्रेशन करते हैं टू एनहांस इट्स वैल्यू, तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बनता है. लेकिन गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पर नील ली जाती है. If the capital asset became the property of the previous owner of the chassis before 1 April 2001, then cost of improvement includes expenditure of capital nature incurred on or after the said date in making addition or alteration to the capital asset by the previous owner of the chassis. यानी कि 1 अप्रैल 2001 तक जितनी भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है वो यहाँ पर कंसीडर की जाती है. इंडेक्सेशन यहाँ पर क्या होता है? इंडेक्सेशन एक इन्फ्लेटरी एडजस्टमेंट है जो कि हमारी हिस्टोरिकल एक्विजिशन को या इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को एनहांस करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है इंडेक्सेशन. दिस एडजस्टमेंट हेल्प्स इंश्योर दैट टैक्सपेयर्स आर नॉट टैक्स प्योरली इन्फ्लेशनरी गेन्स व्हेन रियलाइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स. यानी कि जो एसेट की वैल्यू 10 साल पहले थी वो उसको आज एडजस्ट करने के लिए इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इंडेक्सेशन का यूज किया जाता है. इंडेक्सेशन के अंदर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ट्रांसफर ईयर के, और उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, तो हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट आ जाता है. यहाँ पर हमारा इस तरीके का टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर हमें देती है जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है. जैसे कि 2001 की बात करें तो 100 था, और अगर लेटेस्ट हम 2025-26 की बात करें तो 376 हमारा इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पर चल रहा है. सो ये हमारे कैपिटल गेन के बेसिक कंसेप्ट थे. सो आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन. Thank you for watching everyone. I will see you in the next video.